ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आप लोगों का मैं अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्योतिष के अलग अलग विषयों पे बात करते हैं। आज हम हस्तरेखा के विषय में बात करेंगे कि हस्तरेखा के माध्यम से आप कैसे किसी का भी पूर्ण भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि हस्तरेखा में कभी कभी बहुत सूक्ष्म रेखाएं होती हैं, तो कुछ स्पष्ट रेखाएं होती हैं और कुछ को बहुत ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है। इसलिए आप मेरा ये पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद अगर आप किसी का भी हस्तरेखा देखते हैं तो उसको आप बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। आपके ज्ञान से वो इतना इम्प्रेस हो जाएगा कि वो आपसे हमेशा सलाह मशवरा लेता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के हस्तरेखा में हम आपको संतान रेखा के बारे में बताएंगे। संतान रेखा कैसी होती है, कहाँ होती है और इसके माध्यम से हम कैसे ये पता कर सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी या मिसकैरेज होगा। तो चूँकि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि विवाह रेखा कहाँ होती है। विवाह रेखा बुध पर्वत के ऊपर बनी होती है, कनिष्ठिका अंगुली के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर। बुध रेखा के इसको समांतर भी माना गया है, क्योंकि बुध रेखा जहां आकर मिलती है बुध पर्वत पर, उसी के ठीक सामने एक छोटी सी रेखा होती है, उसको विवाह रेखा कहते हैं। विवाह रेखा में के ऊपर छोटी छोटी सीधी खड़ी रेखा होती है, उसी को हम संतान रेखा कहते हैं। उसे संतान रेखा हाथ में 3 जगह पाई जाती है। एक तो बुध के पर्वत पर यानी कि विवाह रेखा के ऊपर, दूसरा मंगल के ऊपर, मंगल का जो पर्वत होता है वहाँ पर भी सीधी रेखा मतलब पाई जाती है, उसको भी संतान रेखा माना जाता है। तीसरी रेखा शुक्र के पर्वत पर, क्योंकि शुक्र का पर्वत ही एक ऐसा पर्वत है कि अगर ये पर्वत आपका ये शुक्र का पर्वत होता है जो अंगूठा के नीचे पाया जाता है और जीवन रेखा को घेरते हुए जो उसका मैदान होता है, इसी को हम शुक्र का मैदान या शुक्र का पर्वत कहते हैं। शुक्र का पर्वत हमेशा उभरा हुआ होना चाहिए, पूरी तरह विस्तार होना चाहिए, लालिमा लिए हुए होना चाहिए और वहाँ पर किसी भी तरह का दोषपूर्ण रेखाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जीवन में संतान का कभी अभाव नहीं होता है। दूसरा, अंगूठा। अंगूठे पे यौ का निशान, जिसे हम लोग जौ भी बोलते हैं, यौ का निशान ये होता है। किसी किसी के हाथ में यहाँ यौ का पूरी माला होती है, ऐसा गोल गोल करके एक माला होती है। इसको हम अंगूठे के जड़ में देखते हैं। यदि ये इसके हाथ में, जिस व्यक्ति के भी हाथ में ये जौ की माला होगी, उसके भी संतान की कोई कमी नहीं रहेगी। क्योंकि संतान के मामले में देखा गया है कि ये शुक्र के पर्वत पर भी खड़ी खड़ी रेखाएं पाई जाती हैं। जो रेखाएं स्पष्ट हैं और लंबी हैं उनको हम पुत्रों की संख्या गिनते हैं। लेकिन हम आपको एक और सटीक जानकारी देते हैं कि आप संतान रेखा देखने के लिए विवाह रेखा के ऊपर जितनी भी खड़ी रेखाएं बनी हैं, जो रेखा स्पष्ट है, थोड़ी लंबी है और लालिमा लिए हुए है, वो पुत्र की रेखा होती है। कन्या की रेखा लंबी तो होती है लेकिन पतली होती है। जैसे किसी के हाथ में 3 रेखाएं हैं, जिसमें 2 रेखाएं बहुत पतली और लालिमा नहीं लिए हैं, लेकिन एक रेखा ऐसी भी है जो थोड़ी लंबी है, गहरी है और लालिमा लिए हुए है। आप बहुत आसानी से उसको बता सकते हैं कि ये 2 रेखाएं कन्या की रेखा है और ये एक रेखा आपके पुत्र की रेखा है। और चूँकि आजकल ज़्यादातर लोग अधिक संतान नहीं रखते हैं, 2 संख्या हुई, 3 संख्या हुई, 4-5 से ज़्यादा लोग नहीं रखते हैं। लेकिन पूर्व के समय में लोगों के पास कई संतानें होती थीं। उनके बारे में आपको जानकारी के लिए वहाँ भी आपको ठीक उसी प्रकार देखना है। हाँ, संतान रेखा के लिए सबसे अनिवार्य यह है कि हृदय रेखा के ऊपर, जहाँ से कि हृदय रेखा निकलती है, वहाँ
मंगल रेखा से आकर के कोई ना कोई एक रेखा अगर हृदय रेखा को छूती है या उसमें मिल जाती है तो उसको संतान उत्पन्न होने में कोई विशेष बाधा नहीं होती है। शुक्र के पर्वत पर किसी के बहुत जाली जाली है और जाल की तरह जो रेखाएं शुक्र के पर्वत पर है, शुक्र का पर्वत बिल्कुल दबा हुआ है और वहाँ बिल्कुल किसी भी तरह की चमक नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में संतान सुख का अभाव रहता है। यदि संतान हो भी गया तो वो जरूर कमज़ोर होता है, बुद्धि से भी कमज़ोर हो सकता है, शारीरिक कमजोरी भी हो सकती है और ऐसा व्यक्ति का कोई भी काम करने में आलसी होता है, ये इसकी विशेषता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर बुध की रेखा यानी कि शादी की रेखा के ऊपर जो संतान की रेखा है, अगर उसमें किसी तरह का डीप आइलैंड बना हो तो ये व्यक्ति के जीवन में संतान तो उत्पन्न होगा लेकिन वो आगे चल के रोगी हो जाएगा। अगर द्वीप के ऊपर फिर सीधी रेखा बन जाती है तो वो रोग कुछ समय के लिए रहेगा, फिर वो निकल जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर उसके संतान रेखा के ऊपर काला बिंदु है तो ये मान के चलिए कि संतान होगा तो, लेकिन वो दीर्घायु नहीं होगा, कुछ ही समय में उसकी अल्पायु रहेगा। अब चूंकि यहाँ पर ये एक बात आपको बहुत गौर से ये देखना है कि शादी की रेखा अगर साफ सुथरी सुंदर बनी है और उसके ऊपर संतान की रेखा भी साफ सुथरी और सुंदर बनी है तो उसका जीवन यानी कि उसका जीवन साथी बहुत सुंदर होगा, बहुत व्यवहारिक होगा, दोनों के प्रति बहुत प्रेम होगा और उससे जो उत्पन्न होने वाली संतानें हैं वो बहुत तेज तर्रार होंगे, बहुत सुंदर होंगे और आगे बहुत ज्ञानी बनेंगे। इसलिए आप सिर्फ संतान रेखा के बारे में ही मत देखिए, दोनों रेखाओं को आप बहुत विवेकपूर्ण से अच्छी तरह अध्ययन कीजिए और फिर आप उनके संतानों की संख्या की गणना कीजिए। हाँ, अगर विवाह रेखा के नीचे खड़ी रेखा को नीचे आती है तो जितनी रेखाएं नीचे आएंगी इतनी उस व्यक्ति के जीवन में मिसकैरेज हुआ है, यह आप बिल्कुल आसानी से गिनती करके उसे बता सकते हैं। यह आपका भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक निकलेगा। बस ध्यान ये रखिए कि कुछ ऐसे भी होती हैं कि जो रेखाएं तो बन गई लेकिन वो कट गई, एक दूसरी रेखा आके उसको काट देती है, तो ऐसे लोगों का बहुत कम समय में ही मिसकैरेज हो जाता है। कुछ लोगों का जहां उसकी आप जिसकी ये 9 महीने की मानी गई है तो ये आप नीचे की रेखा देखते समय भी आप इतनी सटीक जानकारी दे सकते हैं कि कितने महीने में इसका मिसकैरेज हुआ है। ये तो रही मिसकैरेज की बात। अब चूँकि संतान उसकी कैसी होंगी, कितने विद्वान होंगे, स्वस्थ होंगे, ये आपको बहुत विवेकपूर्ण ढंग से बात करना चाहिए। हाँ, आप कभी भी किसी के भी जीवन में ये कदापि फलादेश मत करें कि तुम्हें संतान नहीं होगा या आप संतानहीन हैं, क्योंकि जब तक आप अच्छी तरह से उसके शुक्र के पर्वत को देखिए, शुक्र का पर्वत अगर कमज़ोर है, दबा हुआ है, तो उसे आप खाने के लिए पौष्टिक आहार जैसे दूध, बादाम, किशमिश इत्यादि चीज़ें बताइए, क्योंकि ये एक ऐसा औषधि है जिसके कारण उसके शुक्र के पर्वत में पुनः उभार आएगा और वो व्यक्ति के शारीरिक हष्टपुष्ट होते ही संतान सुख होगा। जिसके हाथ में शुक्र का पर्वत है, क्योंकि ये सबके हाथ में होता है, उसको ये आप कदापि नहीं कह सकते हैं कि संतान होने में समस्या है। इसलिए ज्योतिष होते समय आप किसी को भी, किसी के मनोबल को आप तोड़िए मत, बल्कि उसके मनोबल को बढ़ाइए। ये भावनात्मक प्रश्न है। अगर आप भावनात्मक उसके हिम्मत को बढ़ाते हैं, साहस देते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी भविष्यवाणी एक दिन देववाणी बन जाएगी। इसलिए अगर उसके हाथ में रेखाएं नहीं हैं या बहुत छोटी छोटी रेखाएं हैं या उसको ये संतान होने में समस्याएं हैं, संतान होते हैं लेकिन मिसकैरेज हो जाता है, तो आप उसको अलग तरीके के उपाय बताइए। लेकिन ये आप कदापि मत कहिए किसी के मनोबल को दुखी करने के लिए, क्योंकि इससे आपको भी पाप लगेगा। इसलिए हस्तरेखा देखते समय हस्तरेखा दिखाने वाला जब आपके पास आता है तो आपसे बहुत सी आशा लेकर आता है।
आप उसके आशा को बनाए रखिए, उसके बिगड़े हुए काम को बनाने की सलाह दीजिए, उपाय बताइए। हाँ, अगर संतान होने में किसी को समस्या है, उसे ओपल पहनना चाहिए और नीलम धारण करना चाहिए। इससे उसको संतान होने में जो समस्या है वो अपने आप दूर हो जाएगी और उसको संतान का सुख प्राप्त होगा। इसलिए आप ये रेखाएं देखते समय, क्योंकि ये संतान रेखा ही एक ऐसी रेखा है हाथ में जो सबसे छोटी और महीन होती है, पतली होती है, इसे आप अच्छी तरह से देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करें। ना भी प्रयोग करें तो एक अच्छे प्रकाश में उसके हाथ को देखें, ना हो सके तो उसको अच्छी तरह से प्रिंट लेकर फिर देखें और फिर आप अपना फलादेश करें, जिससे कि आपका भविष्यवाणी सत्य निकले और वो आपका हमेशा के लिए आपका भक्त बन जाए। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये मेरा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आगे भी आप कार्यक्रम मेरा ये देखते रहिए। हम आपको हस्तरेखा के बारे में और भी विशेष बातें बताएंगे। नमस्कार।